हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 26 जनवरी 2021 और सबसे पहले आप सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। सेलिब्रेट दिस रिपब्लिक डे विद मोर एंथुजियाज्म और आराम से पूरी तैयारी के लिए जुट जाओ अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। और प्रीएम्बल को एक बार ज़रूर पढ़ लेना आप लोग अभी मेरे कहने से, जिससे क्या होगा, प्रीएम्बल को रिवाइज कर लोगे और आपको मैक्सिमम 1 मिनट लगना चाहिए पूरा पढ़ने में, या 1.25 मिनट 1.5 मिनट मैक्सिमम, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। स्पीड से पूरे प्रीएम्बल को पढ़ लेना, क्योंकि प्रीएम्बल से प्रीलिम्स में क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने मेन कंटेंट पे। तो इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज पे जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, पहले उनको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कौन सा डिस्कस करने वाले हैं आज हम। देखो, ये ऊपर वाले दोनों आर्टिकल्स रिपब्लिक डे के बारे में ही है, बट वही चीज़ है, यहाँ पर तो बहुत ही गजब का तंज लिया जा रहा है, कमेंट मारा जा रहा है कि जिस तरीके से हमारे फोर फादर्स ने जो एनविसाज किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते टाइम पे, और आज अगर वो हेवन में बात कर रहे होंगे कि आज कैसे हमारा देश चल रहा है, तो उस चीज़ को लेकर के एक डिस्कशन बताया हुआ है जो भी फोर फादर्स थे उनको लेकर के, कि वो हेवन में बैठे बैठे क्या बातचीत कर रहे होंगे। ठीक है, बिल्कुल काम का आर्टिकल नहीं है। ऐसे ही दिस रिपब्लिक डे, फार्मर्स का प्रोटेस्ट और ये सारी चीज़ें हैं, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, बिल्कुल काम का आर्टिकल नहीं है, ये भी डिस्कस नहीं करेंगे। फिर बात आ जाती है नीचे वाले दो आर्टिकल्स की, वाइडनिंग गल्फ, जो ऑक्सफैम कई जो रिपोर्ट कल पब्लिश हुई थी, रिपोर्ट तो हमने कल देख ही ली थी, उस रिपोर्ट को हल्के से एनालाइज किया जा रहा है, चीज़ें फैक्चुअली हैं बट एनालाइज किया जा रहा है। तो एक तो ये डिस्कस करेंगे, दूसरा ये देखेंगे इसमें कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट कर दिया है गवर्नमेंट ने, तो यहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर जो इंडस्ट्रीज है दोनों मिलकर के किस तरीके से काम कर सकते हैं, कुछ सजेशन दिए जा रहे हैं। ठीक है, ये वाला आर्टिकल हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो दो आर्टिकल तो हो गए एडिटोरियल पेज से, और आइडिया पेज पे अगर हम देखें तो ये वाला भी थोड़ा सा एक क्रिटिसिज्म है गवर्नमेंट का, कुछ हार्श क्रिटिसिज्म भी है, कुछ मॉडरेट भी है, तो एक बार देखेंगे ज़रूर इसको सबसे लास्ट में इस आर्टिकल को। और ये वाला आर्टिकल हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे, इसमें से थोड़ा सा एक्सर्प्ट अगर लोन लेना चाहो तो लास्ट में मैं बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें हमारे काम की हो सकती है, डिबेट को लेकर के, डिस्कशन को लेकर के, डेमोक्रेसी को लेकर के, क्योंकि चीज़ें फिर क्या की जा रही है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी डिबेट हुए, या पहले कुछ डिबेट हैं फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम के, जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कहीं पे भी काम के नहीं लगे कि हम कहीं पे कोट कर सकें। ठीक है, तो उस केस को हम थोड़ा सा इसको हम होल्ड पे रखेंगे, बिल्कुल भी नहीं यूज़ करेंगे इस आर्टिकल के कुछ पॉइंट्स को, बस एक दो पॉइंट है वो देख लेंगे, मिल जाएंगे तो। ठीक है, तो और चौथा आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे, जो कि दूसरा आर्टिकल होगा इस आइडिया पेज से, जेंडर प्रायोरिटी। अब बजट आने वाला है 2021-22 का, तो इसमें बता रहे हैं कि किस तरीके से वुमेन लेड डेवलपमेंट किया जा सकता है। इकोनॉमिक रिकवरी तो हमें करनी पड़ेगी, प्री कोविड पीरियड के लिए जो हम जहाँ स्टैंड करते थे वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करनी बाकी है। तो इसमें भी इनइक्वालिटीज़ को और किस तरीके से जेंडर डिस्पैरिटी को कवर किया जा सकता है वो। तो पहला आर्टिकल जिसमें ऑक्सफैम वाली रिपोर्ट और दूसरा ये आर्टिकल, दोनों हम बैक टू बैक डिस्कस करेंगे, जिससे कि जो इनइक्वालिटी वाला पोर्शन है वो हमारा अच्छे से कवर हो जाएगा आज के न्यूज़पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देख लेते हैं एक एक को डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है वाइडनिंग गल्फ। देखो, कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा रिसेशन का देखने को मिला है, और वो भी अनईक्वल रिसेशन रीसेंट हिस्ट्री में अगर देखोगे, जिसमें इनइक्वालिटीज़ बहुत बढ़ गई है। एक तरफ आप देखोगे मिलियंस ऑफ इंडियन जो हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे थे, तो उनकी जॉब हाथ से निकल गई, वो बहुत ही बुरे हाल की ज़िंदगी जी रहे हैं। इवन उन्होंने बुरे वक्त के लिए या फिर अपने खुद की जो फ्यूचर प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सेविंग्स की थी वो भी अपने कंजम्पशन में ही उन्होंने खर्च कर दी। इसके अलावा आप देखोगे दूसरी तरफ, ये तो एक तरफ हो गया, दूसरी तरफ जो रिचेस्ट इंडियन है वो लगातार प्रॉस्पर होते चले जा रहे हैं। अभी जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से आप देखोगे जो इंडिया में वेल्दीएस्ट बिलियनियर्स हैं उनकी वेल्थ इस पेंडेमिक और लॉकडाउन के टाइम पे लगभग 35% राइज हुई है। तो आप देखोगे ये वेल्थ है ना, वेल्थ इंक्रीज हुई है, इनकम इंक्रीज नहीं हुई है। इससे क्या क्लियर होता है कि उन्होंने कॉस्ट कटिंग की है और उसमें लेबर जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा बचाया है उन्होंने। वो ही एक चीज़ यहाँ पर हाईलाइट मेनली की जा रही है। तो इनकम इंक्रीज ना होना, वेल्थ का इंक्रीज होना, ये क्या शो करता है? इसका मतलब उनके ऑपरेशंस इंक्रीज नहीं हुए, एम्प्लॉयमेंट उन्होंने क्रिएट नहीं किया है, जो है उसी में उन्होंने गैप क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ आती है। इंडिया के जो टॉप 100 बिलियनियर्स है ना,
उनके पास में इतना रुपया है कि इंडिया के 130 मिलियन पुअरेस्ट जो लोग हैं, ठीक है, लगभग ओवरऑल पॉपुलेशन का लगभग 20% के, 20 से तो थोड़ा कम परसेंट हो गया, इनको लगभग 1 लाख रुपए 94,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर सकते हैं वो 130 मिलियन लोगों को। इतना रुपया है केवल 100 जनों के पास में। दूसरा, अगर आप देखें जो एक कॉरपोरेट्स हैं, कॉरपोरेट हाउसेस की अगर बात करें, वो कहीं ना कहीं ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे थे इस लॉकडाउन के टाइम पे, जो कि इस रिपोर्ट ने रिवील किया। फर्म्स ने अपनी खुद की तरफ से क्या किया जिसकी वजह से वेल्थ बढ़ी? एक तो अपने एक्सपेंडिचर्स को स्लैश किया, कम कर दिया, जिसमें जॉब फायर कर दिए, लोगों की सैलरी कट कर दिया, इससे बहुत ज़्यादा पैसा इनका बच गया। तो वही बात, इनका जो वेल्थ है वो बढ़ गया, इनकम बढ़ी नहीं। इसी तरीके से आप देखोगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम भी अगर देखोगे तो वो भी बहुत ज़्यादा इस पर इम्पैक्ट गया, क्योंकि सैलरी नहीं दी तो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से होगा? कन्फाइनमेंट और हो गया, ठीक है। तो फेवर किसका हुआ? मालिक का, जिसने कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है। तो ये अनबैलेंस का एक बहुत बड़ा कारण रहा, इनइक्वालिटीज़ का बहुत बड़ा कारण रहा। इसके अलावा अगर हम देखें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो प्री कोविड लेवल की तरफ जाती हुई तो दिखाई दे रही हैं, बट लेबर मार्केट अभी भी रिवाइवल की तरफ कोई स्कोप दिखाई नहीं दे रहा है कि लेबर मार्केट फिर से रिवाइव कर पा रहा है क्या। इसकी वजह क्या है, या फिर इसका हम कहाँ से आइडिया लगा पा रहे हैं? वो है नरेगा में जॉब कार्ड की डिमांड। लगातार अभी भी डिमांड बढ़ती ही चली जा रही है, क्योंकि रूरल रीजन में जो लोग हैं, जो अर्बन एरिया से छोड़ छोड़ करके गए हैं अपनी जॉब्स को, वो वहाँ पर नरेगा में काम करने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि लेबर मार्केट अभी भी रिवाइवल की तरफ नहीं आया है। जो लेबर मार्केट की इनइक्वालिटीज़ हैं वो सोशो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस तो बिल्कुल क्लियर करते हैं कि पेंडेमिक ने कितना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की है सोसाइटी में, और इकोनॉमिकली गरीबों को और गरीब बना दिया और अमीरों को और अमीर बना दिया। पेंडेमिक की अगर हम बात करें तो केवल सोशो इकोनॉमिक ही नहीं, इसके अलावा एजुकेशन, हेल्थ और इसके अलावा जेंडर डिस्पैरिटीज़ को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट कर दिया है। एजुकेशन और हेल्थ में भी क्राइसिस बहुत आए हैं। आप देखोगे पेंडेमिक के टाइम पे एजुकेशन जो है वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गई, और उसकी वजह से जो डिजिटल डिवाइड था ना, वो और ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ को प्रमोट करता हुआ दिखाई दिया कि जिनके पास में एक्सेसिबिलिटी है मोबाइल फ़ोन की, कंप्यूटर की, इंटरनेट की, दूसरी तरफ जिनके पास में ये कुछ नहीं है, तो ये बच्चे जो हैं वो ऑलरेडी मार्जिनलाइज थे, ये कहीं ना कहीं पूरे स्कोप से बाहर निकल गए, और आज या तो चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड लेबर, इसके चंगुल में फिर से फंस गए हैं। इसके अलावा आप देखोगे जो डेटा आया था वो ये कि इंडिया के टोटल हाउस होल्ड्स में से 20% हाउस होल्ड्स को हम पुअरेस्ट अगर कंसिडर करें तो उनमें से 3% ही हाउस होल्ड के पास में कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी है, और उन 20% हाउस होल्ड जो कि पुअरेस्ट है इंडिया में, उनमें से केवल 9% हाउस होल्ड्स के पास में इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी है। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा एक एजुकेशन सिस्टम से बाहर निकल गए बच्चे, ठीक है। तो ये डिफ़िकल्टीज़ बहुत मुश्किल, मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का कारण बन गई हैं पुअर्स के लिए। और हिस्टोरिकली जो डिप्रिविलेज्ड या डिसप्रिविलेज सेक्शन जो हैं, जिनके पास में पहले से ही बहुत सारी परेशानियां थी, वो और ज़्यादा परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इस कोविड-19 और लॉकडाउन ने फीमेल वर्कफोर्स पर भी बहुत ज़्यादा असर डाला है। तो इसका क्या हमारे पास एविडेंस है? वो ये कि आप देखोगे जो वुमेन हैं उनका लगभग 83% है ना जॉब लॉस देखा गया है वुमेन का। तो आप देखोगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी ज़्यादा बढ़ गई इनमें। दूसरा, जिन्होंने अपनी जॉब रिटेन भी कर ली ना, तो उनकी भी सैलरी कट हो गई, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा रही, और जिन वुमेन ने अपनी जॉब रिटेन कर ली उनकी 83% तक सैलरी कट हो गई। तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटी यहाँ पर हम महसूस कर पा रहे हैं। तो अगर फुल इकोनॉमिक इम्पैक्ट की देखें तो लेबर मार्केट में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है वो, इनइक्वालिटी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है वो, एक्सेस ऑफ एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटी है वो, और जेंडर डिस्पैरिटीज़ है उनका इंक्रीज होना, ये बिल्कुल क्लियर होता है कि हमें ज़रूरत है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्लान करके इनको ठीक किया जाए। शॉर्ट टर्म में तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि कल एक आर्टिकल था जिसमें बोला गया था कि रिकवरी एक बार हो जाए तो फिर उसके बाद में इक्वालिटी पे ध्यान दिया जा सकता है। कि अगर वही बात है, इक्वालिटी कब आएगी? जब पहले थोड़ी बहुत प्रॉस्पेरिटी आए, तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनका रिवाइवल होगा, उसके बाद में फिर रीएडजस्टमेंट करके, रीडिस्ट्रीब्यूट करके और इक्वालिटीज़ को प्रमोट किया जा सकता है।
तो अभी फ़िलहाल तो शॉर्ट टर्म में तो इकोनॉमिक रिकवरी पे ध्यान दिया जाए और मिड टू लॉन्ग टर्म में फिर ये डिस्पैरिटीज़ को ख़त्म किया जाए। तो ये के शेप्ड रिकवरी है ना, के शेप्ड रिकवरी का हमने बहुत बार बात कर ली कि कुछ सेक्टर्स हैं जो अभी भी सर्वाइव करने में बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, जबकि कुछ सेक्टर्स रिवाइव कर चुके हैं। तो रिकवरी जो है वो के शेप्ड है हमारी, तो इस पर भी हमें थोड़ा जल्दी ध्यान देने की ज़रूरत है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो अब देखने वाली बात है कि बजट में क्या कुछ होता है, वो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी। नेक्स्ट आर्टिकल है शेयरिंग द मिशन। ये आर्टिकल लिखा हुआ टीवी नरेंद्रन के द्वारा। देखो, गवर्नमेंट ने मैसिव एफर्ट लगाया है, एक मेगा वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसमें इंडियन इंडस्ट्रीज़ ने भी लगातार कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। और आगे भी देखेंगे तो पार्टिसिपेशन दोनों का साथ में रहेगा, तब जाकर के काम पूरा हो सकता है। कंपनीज़ ने डिज़ाइन किया, री इंजीनियर किया और फिर उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट क्रिटिकल केयर इक्विपमेंट्स थे, ड्रग्स थी, मेडिकल सप्लाईज थी, वो प्रोवाइड की अर्लियर फेज़ में। और फिर उसके बाद में अभी वैक्सीन मैन्युफैक्चर करना, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जा रहा है। और आज आप देखोगे इंडिया को रिकॉग्नाइज कर लिया गया है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। आपने खुद ने एक स्टेटमेंट सुना होगा, यूके के एक मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा था कि इंडिया इज़ द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। तो ये बहुत बड़ा टैग मिलना हो गया अपने आप में, क्योंकि इंडिया की तरफ से बहुत सस्ते में दवाइयाँ प्रोवाइड की जाती है। अफ्रीकन कंट्रीज या जो ग्लोबल साउथ था उसको तो देते ही थे, अब ग्लोबल जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना, वो भी इंडिया की तरफ ही नज़रें गाड़े बैठे हैं कि सस्ते में कोई वैक्सीनेशन उनको अवेलेबल हो जाए और क्वालिटी वैक्सीनेशन। कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव की बात करें तो हमारे 16 जनवरी से शुरू हुआ, जिसमें 3 फेजेज़ में काम होना था। फर्स्ट फेज़ में 3 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स को टारगेट किया गया था और फ्रंटलाइन वर्कर्स को। फिर उसके बाद में जो सेकंड फेज़ होगा उसमें लगभग 50 साल की उम्र से ज़्यादा वाले लोग, या फिर जिन लोगों के ऑलरेडी कोई बीमारी है, कोमॉर्बिडिटीज़ से ग्रसित है, जैसे कोई कैंसर का पेशेंट है या कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, उन लोगों को टारगेट किया जाएगा। तो वो होंगे टोटल 27 करोड़। तो ऐसे करके 3 करोड़ वो, और ये टोटल कितने होंगे, 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन के अंडर में लिया जाएगा। इसके अलावा आप देखोगे कोविन करके एक पूरा प्लेटफॉर्म है जो कि टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, जहां पर वैक्सीन डिलीवरी मैनेजमेंट सिस्टम आप इसको कंसिडर कर सकते हो कि किसको किस टाइम पे वैक्सीन मिला और क्या उसके आउटकम रहे, वो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं। तो इससे क्या होता है, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है कि कितना तो वैक्सीन स्टॉक अवेलेबल है गवर्नमेंट के पास में, और कौन कौन से वैक्सीन बेनिफिशियरीज़ हैं जिन्होंने इस इनोकुलेशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर लिया। इनोकुलेशन का मतलब होता है टीकाकरण का ये जो कार्यक्रम है उसमें। तो ऐसे करके हमारे पास में एक रोबस्ट सिस्टम अवेलेबल है। इसमें आप देखोगे इंडियन इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशंस, इनका बहुत ही क्रिटिकल रोल रहा इस एक्सरसाइज को सपोर्ट करने में। प्राइवेट सेक्टर ने अपनी तरफ से ये कदम उठाए हैं कि फर्स्ट फेज़ में जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर्स को टाइम पे मिले, क्योंकि इनका रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आने वाले टाइम पे। तो प्राइवेट सेक्टर को ऐसा नहीं है कि अभी ब्रेक लगा लेने की ज़रूरत है कि इस अपने रोल को कंटिन्यू रिकॉग्नाइज करे और लगातार इसमें पार्टिसिपेट करते रहे, क्योंकि आने वाले टाइम पे अलग अलग डेमोग्राफिक क्लासेस को ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है या वैक्सीन है वो डिलीवर किया जाएगा। इसी टाइम पे इंडस्ट्रीज़ को ज़रूरत है कि वो रेगुलर इनपुट्स भी लेती भी रहें और देती भी रहें, गवर्नमेंट को भी, और वेरियस जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ में प्रॉपर कम्युनिकेशन भी इस्टेब्लिश करें, जिससे कि काम ईजीली एफिशिएंटली किया जा सके। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस हैं। नंबर 1, इंडस्ट्री जो है देखो वो लॉजिस्टिकल और मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल वे में काम कर रही हैं। कहने का मतलब वैक्सीन को डेवलप करना, वैक्सीन को कहाँ पर प्रिजर्व प्रोटेक्टेड रखा जा सकता है, कितना स्टॉक अवेलेबल है, कितना टारगेटेड बेनिफिशियरी है जो कि आज अगर वैक्सीन लगे तो कितने जनों को वैक्सीन देना है, कितने वैक्सीन की कमी है, तो पहले से स्टॉक मेंटेन करना, वो लॉजिस्टिकल और मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर होता है। तो वहाँ पर इंडस्ट्रीज ने बहुत अच्छे कंट्रीब्यूट किया है। जबकि गवर्नमेंट किस पे ध्यान देगी, सेफ्टी और वैक्सीन की क्वालिटी पे, जिससे क्या होगा, सप्लाई चेन में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये पार्टनरशिप हम चाहते हैं कि ये लगातार काम करती रहे, इवन वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बाद में भी। सेकंड, यहाँ पर सजेशन दे रहे हैं कि 2 वैक्सीन हमारे यहाँ पर अप्रूवल दिया जा चुका है, एक तो कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है। तो दूसरे और भी वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं जो कि पाइपलाइन में लाइन में लगे हुए हैं।
अप्रूवल के लिए कि उनको मौका मिल जाए तो वो ज़रूर काम करें। तो ये हाईलाइट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ पर एक कॉमन लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क बन जाना चाहिए, जिससे कि यहाँ पर आप देखोगे कुछ इंडस्ट्रीज में इंटेलेक्चुअल्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है, फिर उसके बाद में जाकर के ये मतलब वैक्सीन डेवलप हो पाए हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कि किसने मेहनत की उसको रिवॉर्ड मिलता रहे, ठीक है, एक तो इस तरीके का कानून बनाना चाहिए। दूसरा, लिमिटिंग लायबिलिटी और कॉम्पनसेशन कि कोई इंडिविजुअल को कोई प्रॉब्लम हो जाए इस वैक्सीनेशन की वजह से, या कोई डेवलप कर रहा है, मान लो सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अगर कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उनके वैक्सीन्स का जो है वो कंजम्पशन प्रॉपर हो, एक तरीके से इंश्योरेंस टाइप उनको कुछ सिक्योरिटी दे दी जाए। तो इससे क्या होगा, वो और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट वे में काम कर पाएंगे। तो इंडस्ट्रीज़ को ज़रूरत है कि वो गवर्नमेंट के साथ में लगातार कोलैबोरेट करें। इवन वैक्सीन फार्माकोविजिलेंस, मतलब जो वैक्सीन लग रहा है लोगों के इंजेक्शन लग रहे हैं तो उन पर भी नज़र गाड़े रखे, और एक साथ में गवर्नमेंट अपनी तरफ से रेगुलेटरी सपोर्ट भी प्रोवाइड कर दे। तो उससे क्या हो जाएगा, इस पूरे प्रोसेस में जो एनफोर्समेंट है, जो काम करना है, वो एक इक्विटेबल और डिस्ट्रीब्यूटिव मैनर में हो सकता है, जहाँ पर इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट का काम करेंगी और गवर्नमेंट जो है वो वेलफेयर इंश्योर करने का काम करेगी। तो ये एक बैलेंसिंग काम किया जा सकता है। तीसरा सजेशन दिया जा रहा है राइटर के द्वारा कि कंपनीज ने वैक्सीन डेवलप किया है तो क्यों ना वो कंपनीज जो हैं, वो जो कंपनियां हैं जो भी हैं, तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को अपने ही कैंपस में वैक्सीन प्रोवाइड कर दे। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट पे प्रेशर थोड़ा कम हो पाएगा और टाइम पे जिन लोगों को वैक्सीन मिलना चाहिए उन लोगों को वैक्सीन डिलीवर हो जाएगा। इससे डिलीवरी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। मतलब राइटर का मानना है कि लगभग 10 करोड़ वर्कर्स हैं जो कि फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं और या फिर लोकल कम्युनिटीज़ में कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। तो क्यों ना उनका जो वैक्सीनेशन है, इनोकुलेशन है, वो वहीं पर कर दिया जाए जहाँ पर वो बिज़नेस का काम करते हैं, अपना कुछ भी फंक्शन करते हैं। तो की बेनिफिट इससे क्या हो जाएंगे, वैक्सीन जो है वो जल्दी से जल्दी सबको मिले तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एक तरह से रिजम्पशन मिलेगा, रिकवर हो पाएगी हमारी। तो इससे ग्रेटर कॉन्फिडेंस आएगा कंज्यूमर्स में, वो मार्केट में फिर से उतर जाएंगे, इकोनॉमी रिवाइव करेगी, तो गवर्नमेंट के अभ्यास में भी बहुत ज़्यादा स्कोप बन जाए, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है कहीं ना कहीं वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को एक बूस्ट प्रोवाइड करेगा, जहाँ से एक कह सकते हैं कि हाँ एक पेस या फिर पिकअप लिया जा सकता है इकोनॉमी के लिए। चौथा सजेशन, इंडियन पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो अभी भी बहुत ज़्यादा मासेस जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस एक्सेस नहीं करते। तो ये एक टाइम आ गया है जब हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को हमें कंट्री में और इंक्रीज़ कर देना चाहिए। गवर्नमेंट को और इंडस्ट्री को इसमें साथ में आके एक एक्टिव रोल पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सोशल सिक्योरिटी नेट, यानी जैसे कि इंश्योरेंस दे करके, मेडिकल इंश्योरेंस दे करके उनको कवरेज प्रोवाइड किया जाए। साथ में वैक्सीनेशन है ना, वो भी उस इंश्योरेंस स्कीम के अंडर में ही डाल दिया जाए। तो एक ही इंश्योरेंस वाला सजेशन अच्छा दिया जा रहा है। अब देखो, इंडिया जो है वर्ल्ड का बिगेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम अभी कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए स्ट्रेटजीज डेवलप हो भी रही हैं और लगातार भी होती रहनी चाहिए। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ को अपनी तरफ से स्टैंड अप रहने की ज़रूरत है, अपने एफर्ट्स को स्केल अप करने की ज़रूरत है। इस तरीके के क्राइसिस में अगर गवर्नमेंट और जो इंडस्ट्री है या फिर बचे हुए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो अगर साथ में मिलकर काम करेंगे तो इंडिया डेफिनेटली ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री को गेन कर लेगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ये मुझे सेकंड में उठाना था पर कोई नहीं। अब डिस्कस कर लेते हैं जेंडर पैरिटी। ये आर्टिकल लिखा हुआ है निष्ठा सत्यम के द्वारा। बोला 2020 का साल ऐसा है जिसको हम वाटरशेड इवेंट की तरह कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमें देखना है कि एक कलेक्टिव विजडम अगर लाना चाहें कि एक एक इंडिविजुअल की वेलफेयर इंश्योर हो, सब लोगों की मतलब खुशी प्रॉस्पेरिटी उसको इंश्योर करना चाहे, तो इस साल में हमने बहुत कुछ देखा है और ये एक जेंडर राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हिस्टोरिकल ईयर कंसिडर किया जाएगा। अगर हम देखें कुछ माइलस्टोन्स की बात करें, जैसे कि
जब से बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, जहाँ पर एक कह सकते हो कि डिमांड, डेमोक्रेसी की डिमांड हो जाए, या फिर बीजिंग में कुछ रिफॉर्म्स लाने की बात की जाए, उस इवेंट की बात करें, या 2030 में जो टारगेट किया हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा और साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इनको अचीव अगर करना है तो उसमें 2020 एक दशक की शुरुआत करता है, 2021 से 2030, राइट। तो 2020 जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट को, पॉलिटिशियंस को, प्रैक्टिशनर्स को, लोगों को जो स्ट्रगल कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को काम करने के लिए साथ में आने की ज़रूरत है। इसके लिए कहीं ना कहीं इकोनॉमी का बूस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्यों ना एक इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज प्रोवाइड किया जाए इस बजट में जो आने वाला है। देखो, बजट 2021-22 जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसिडर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आने वाले दशकों में क्या होगा उसके लिए एक नींव सी रखी जाएगी इस बजट में। और हमारे यहाँ पर ज़रूरत है कि एक इस तरीके का बजट बने जो कि डेवलपमेंटल आउटकम्स के लिए फेवरेबल हो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री में डेवलपमेंट आ सके। यहाँ पर क्रिटिकल रिक्वायरमेंट क्या है कि रोड टू रिकवरी, जिससे कि इकोनॉमी रिकवर हो सके, उन इश्यूज़ को एड्रेस किया जाए। जो हमारी इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज़ हैं उन पर ध्यान दिया जाए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में। तो इसके लिए हमें आगे चलने की ज़रूरत है, बहुत कुछ सोच समझ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। देखो, जेंडर की अगर बात की जाए तो स्ट्रॉन्ग जेंडर कंटेंट इस बजट में हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि केवल और केवल वेमेन ओरिएंटेड, मैन और वेमेन के लिए अलग अलग आप सेपरेट मतलब बजट बनाओ, या फिर एंटायर बजट को कहीं और तरीके से बनाओ। इसमें यही कहना चाह रहे हैं कि बजट जब बनाओ ना तो जेंडर इक्विटी पे ध्यान रख करके फिर बनाओ, जिससे कि वुमेन पे, मैन पे, या कोई दूसरी जेंडर आइडेंटिटी के जो लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उन पर उसका इक्वली असर जाए और उनको एक स्ट्रेंथ मिले, जिससे कि वो अपनी लाइफ में आगे कुछ अच्छा कर पाए। देखो, इसका मतलब ये हो गया कि बजट जो है ना वो पेंडेमिक के बाद में जितना कुछ भी हुआ है उसको तो कंसिडर करेगा, बल्कि जो पेंडेमिक से पहले प्री एग्जिस्टिंग जो जेंडर डिस्पैरिटीज़ थी, इकोनॉमी में इनइक्वालिटीज़ थी, उनको भी एड्रेस करे। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें इकोनॉमी को रीबिल्ड करने के लिए आगे चलना है तो वुमेन का पार्टिसिपेशन या वुमेन को प्रायोरिटाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पूरे स्कोप में या फ्यूचर के काम में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ज़रूरत है कि कोविड-19 पेंडेमिक है वो उसके लिए जितने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, जैसे कि जितने प्रॉम्प्ट एक्टिविटीज़ ली गई ना, कि जैसे ही ज़रूरत पड़ी लॉकडाउन लगा दिया, जैसे ज़रूरत पड़ी, या वैक्सीन का भी जल्दी से जल्दी, इतना जल्दी मतलब आज तक आप कहोगे कि मेडिकल साइंस की हिस्ट्री में इतना जल्दी वैक्सीन कभी किसी बीमारी के लिए नहीं बना है। तो वो जो चीज़ है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट लॉकडाउन हमारे अप्लाई किया गया। फिर उसके बाद में इकोनॉमी को रिवाइव कराने के सेल्फ रिलायंस, सेल्फ डिपेंडेंस, इंक्लूसिव ग्रोथ, कितनी हमने प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम पढ़ी, प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण अन्न योजना थी उसके बारे में हमने देखा। इसके अलावा आप देखोगे कि आत्मनिर्भर भारत है उसको बूस्ट करना। ये सारी स्कीम क्या थी? इंक्लूसिव ग्रोथ को, सेल्फ रिलायंस को और सेल्फ डिपेंडेंस को इंक्रीज़ करने के लिए। तो ज़रूरत अब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा एविडेंसेस को गैदर किया जाए और जेंडर न्यूट्रल वे में काम किया जाए, क्योंकि हमने अभी प्रीवियस फर्स्ट आर्टिकल में क्या देखा कि कितना ज़्यादा डिस्पैरिटीज़ का सामना करना पड़ रहा है, कि ज़्यादा सब मैक्सिमम जॉब लॉस किसका हुआ है? वुमेन का। और जिन वुमेन ने अपनी जॉब रिटेन भी कर ली ना, तो उनकी जो सैलरी है या वेजेस हैं वो 83% तक रिड्यूस हो गए। तो इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हम इस पेंडेमिक के सोशियो इकोनॉमिक असेसमेंट पे जाएं कि सोशली इकोनॉमिकली कितना इस पेंडेमिक ने असर डाला है, तो यूनाइटेड नेशन वुमेन की एक रिपोर्ट है, उसमें ये बताया है कि फेमिनाइज्ड सेक्टर हो ना, जहाँ पे महिलाओं को ज़्यादा रोजगार मिलता है या महिलाएं ज़्यादा रोल प्ले करती है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें आ चुकी हैं। वो हार्डेस्ट हिट द हार्डेस्ट हो गया है। कहने का मतलब बहुत ही ज़्यादा उनके एक क्रैक डाउन आ गया उनके ऊपर, राइट, क्रैश हो गए वो सेक्टर्स। ग्लोबली डोमेस्टिक वर्कर्स की अगर बात करें तो 72% जो डोमेस्टिक वर्कर्स है परसेंट, वो लार्जली वुमेन है, उनकी जॉब लॉस हो गई है। तो आप देख सकते हो घरों पे जो काम करने जाती हैं औरतें, उनकी पूरी जॉब लॉस हो गई। इसके अलावा
इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो भी बहुत रुक गई हैं। वुमेन का जो अकोमोडेशन है, फूड सर्विसेज हैं, केयर सेक्टर में जो काम करती हैं, उन सारे सेक्टर्स में इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट प्रेजेंस होती है, वहाँ पर ये बिल्कुल गायब हो गई, वैनिश्ड है इस टाइम पे। तो ये जो आप देखोगे सैलरीज में, जॉब लॉस में, इनकी वजह से क्या होती है, इनकी लाइफ और लाइवलीहुड और ज़्यादा रिस्क पे चली जाती है। तो ज़रूरत क्या है कि हम अगर रिकवरी की ट्रैक पे जाना चाहें तो इस बजट में वुमेन के लिए एक डिस्टिंक्टिव इकोनॉमिक रोल रिकॉग्नाइज करें। इससे क्या होगा, वुमेन लेड डेवलपमेंट होगा, ना कि वुमेन इन डेवलपमेंट होगा। ये यहाँ पे लास्ट में थीम आएगी, ये बड़ी काम की चीज़ है। इसके लिए वुमेन का इकोनॉमिक रोल क्या होना चाहिए वो रिकॉग्नाइज किया जाए, ठीक है, उनका कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए। और हाँ, जो कुछ भी सिस्टम में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वुमेन के अगेंस्ट जाने वाली चीज़ें हैं उनको पहले रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इनइक्वालिटीज़ कोई आज की नहीं है। हमारे जो हायरार्काइकल सिस्टम है या फिर जो पैट्रियार्कल सिस्टम है उसमें वुमेन ऑलरेडी कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज वाले सेक्शन में हमेशा कंसिडर होती आई है। तो उस पर पहले ध्यान रखना पड़ेगा। गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि अप स्किल करने के लिए एक्सपेंडिचर दे या फिर रीस्किल करे वुमेन को, जिससे कि वो एम्प्लॉयबल बन सके और जो उनकी जॉब छूटी है वो फिर से गेन कर सके या फिर उससे अच्छी जॉब गेन कर सके। तो इम्पोर्टेंट टास्क क्या आ गई, मनी जो है वो इस तरीके की स्कीम्स पे ज़्यादा अप्लाई करे जहाँ पर वुमेन का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, जैसे कि नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, उसके अंडर में आप देखोगे ज़्यादातर बेनिफिशियरी कौन है, वुमेन। क्योंकि इसमें क्या होता है, ये गांव में चल रहा है। अब होता क्या है कि जैसे एक कपल है, फीमेल एंड मेल, तो मेल तो क्या है अपने घर को छोड़ करके शहरों में आ जाता है जॉब करने के लिए, पीछे रह जाती है फीमेल, और वो फिर मेल की जो अर्निंग्स है उससे उसका घर चल नहीं पाता, तो फिर फीमेल कहाँ जाती है, नरेगा जैसी स्कीम में काम करने के लिए। तो बोला नरेगा जैसी स्कीम में पैसे ज़्यादा डालने की ज़रूरत है। पेंडेमिक ने देखो बहुत ही गजब का इम्पैक्ट डाला है पूरी बजट पे, पूरे सिस्टम पे। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हम वुमेन का जो न्यूट्रिशियस स्टैंडर्ड है उसको भी हम अच्छा करें, एक्सेस टू एजुकेशन है उसको भी इम्प्रूव करें, और फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर जैसे कि नर्सेज हैं, मिडवाइव्स हैं, या आशा वर्कर्स हैं, या एएनएम्स हैं, उन पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। जिसकी बात हमने पहले भी की थी कि इन लोगों को पहले तो वॉरियर्स बोल दिया गया, बट फिर बाद में पता पड़ा कि इनके वेजेस को ही प्रॉपर रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है। तो वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का कारण है, उसको भी ठीक करने की ज़रूरत है। एक सस्टेन्ड रिकवरी अगर हमें चाहिए है तो वुमेन का कहीं ना कहीं इंक्लूजन बहुत ज़रूरी है इस पोस्ट पैंडेमिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, कि वुमेन ओरिएंटेड, वुमेन लेड डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है। रोल जो है आप देखोगे, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वुमेन, 50% तो होती है ना, तो सोसाइटी में और इकोनॉमी में इनका रिकॉग्नाइज होना चाहिए। ग्राउंड रियलिटीज़ पर ध्यान रख के आगे चलने की ज़रूरत है कि जो भी हम टारगेट कर रहे हैं वहाँ पर प्रॉपर वे में डिबेट हो, डिस्कशन हो, डेलिब्रेशन हो, और फिर उसके बाद में जो भी हार्डशिप अभी तक वुमेन ने सामना किया है उनको थोड़ा सा कुशन प्रोवाइड करे, थोड़ा रिलीफ मिले। वुमेन ओन्ड और वुमेन मैनेज्ड सिस्टम को हमें डेवलप करने की ज़रूरत है। वैसे तो कल हमने एक रिपोर्ट भी देखी थी, ध्यान हो आपको, कि लातूर महाराष्ट्र में, वहाँ पर एक विलेज है, वहाँ पर एक पंचायत, ग्राम पंचायत के इलेक्शन हुए, तो सभी जो भी इलेक्ट हुई ना कैंडिडेट, वो सारी वुमेन है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं एनकरेजिंग है, ठीक है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशन जो फाइनेंस करते हैं उनको भी कहीं ना कहीं एक तरीके से कोलेटरल फ्री या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोन डिसबर्स करने की ज़रूरत है। देखो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करें, उनको ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है, और पर्टिकुलरली वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जिनकी लीडर वुमेन है या फिर वुमेन ओन्ड है या फिर वुमेन वहाँ पे ज़्यादा पार्टिसिपेट करती है, बोला इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस को और ज़्यादा बूस्ट देने की ज़रूरत है। वही बात आ गई, फाइनेंशियल नीड्स है ना, जहाँ पर वुमेन ओन्ड बिजनेस है उनको और ज़्यादा प्रमोशन दिया जाए, या फिर इस तरीके से देखा जाए कि जहाँ पर 50% से ज़्यादा वुमेन काम करती हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन में या किसी भी एक फर्म में, तो उनको और ज़्यादा काम का प्रमोशन मिले, लोन मिले सस्ते में, या फिर आप देखो कि रिस्क वाली जो फैक्टर्स हैं उनको थोड़ा रिड्यूस किया जाए, उन पर प्रेशर कम हो। वैसे देखो, बैंक बहुत अच्छे से वुमेन अकाउंट पे बहुत ईजी लोन अवेलेबल कराते हैं आजकल, ठीक है, गाँव में।
तो ऐसी बात भी नहीं है कि इस तरीके की स्कीम नहीं चल रही है, बट वही चीज़ है कि हार्डशिप इन्होंने ज़्यादा देखी है, तो इनको कुशन वाला जो एक फैक्टर है ना, वो भी ज़्यादा मिलने की ज़रूरत है। इसके अलावा आप देखोगे पब्लिक प्रोक्योरमेंट, मान लो गवर्नमेंट कुछ खरीदारी कर रही है, तो खरीदारी के अंदर ये ध्यान देना, तो क्यों ना मतलब मार्केट से उन्हीं से ज़्यादा खरीदारी करे जहाँ पर वुमेन ज़्यादा काम करती हैं। इससे क्या होगा, उनको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा, उनका माल जब बिकेगा तो और वो बिज़नेस को एक्सपेंड करेंगी, और जब इकोनॉमिकली वायबल हो जाती है वुमेन तो फिर सोशली भी उनको रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो जाता है। जैसे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगी जिनका एजुकेशन लेवल अच्छा हो रहा है, तो धीरे धीरे आप लोगों को ऑटोमेटिकली रिकॉग्निशन मिलता है, तो वो हर एक इंडिविजुअल वुमेन के पास में पहुंचनी चाहिए। तो बजट 2021-22 है, बहुत ही हिस्टोरिक इवेंट है, अपॉर्चुनिटी है, जिसमें हम हमारी इकोनॉमी को रिकवर तो कर ही रहे हैं, बट बिल्ड बैक बेटर एंड इक्वल। ठीक है, ये भी किया जा सकता है। होपफुली जो डेवलपमेंट होगा वो वुमेन इन डेवलपमेंट नहीं होगा, होना चाहिए क्या, वुमेन लेड डेवलपमेंट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है व्हाट बाइंड्स द नेशन। ये लिखा हुआ है डेरियस जे कम्बाता के द्वारा ये आर्टिकल लिखा हुआ है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया था तो उसमें हमारे आइडियाज़ डाले गए थे, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी। भीमराव अंबेडकर जी ही थे जिन्होंने फ्रेटर्निटी वर्ड को इस डॉक्यूमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा रखा। ये फिर से वही बात आ गई है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ट्रिनिटी, तीनों में से एक को भी डिवाइड करोगे तो बचे हुए दो की कोई वैल्यू नहीं रहती। ठीक है, 11th NCERT प्रीएम्बल में ये सारी वैल्यूज़ दी हुई है। इवन फ्रेटर्निटी का जो प्रोविज़न है उसके बारे में क्या लिखा हुआ है, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, एक एक इंडिविजुअल की डिग्निटी बनी रहे, पर साथ साथ में नेशन, हमारे देश की यूनिटी भी और इंटीग्रिटी भी बनी रहे। तो इसके लिए फ्रेटर्निटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको हम बोलते हैं भाई बंधुत्ववाद। ठीक है, फ्रेटर्निटी की अगर बात करो तो ये एक यूनिफाइंग फोर्स होता है। हमारे एंशियंट अगर कॉन्सेप्ट की बात भी करें तो हमने बंधुता के बारे में हमेशा सीखा है। अशोका का जो 7th रॉक एडिक्ट है उसमें लिखा हुआ है कि ऑल रिलीजन रिजाइड एवरीवेयर, सब लोग साथ मिल कर के रहते हैं। ऐसे ही स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि डेंजर क्या है कि हमारी जो प्लूरलिज्म है वो कहीं ना, जो प्लूरलिज्म है सेक्टेरियनिज्म का, वो कहीं ना कहीं बाइगोट्री में कन्वर्ट ना हो जाए। मतलब अपनी धर्मांधता के चक्कर में आकर के हमारा जो सोसाइटी का प्लूरलिज्म का जो थ्रेड है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर इस तरीके से इस बाइगोट्री को प्रमोशन मिल गया तो इट विल बी अ हॉरिबल डिसेंट फेनेटिसिज्म। कहने का मतलब कट्टरता बढ़ती चली जाएगी हमारे सिस्टम में। ऐसे ही रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अपनी तरफ से कहा था कि जो नैरो डोमेस्टिक वॉल्स है ना, उनको हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। हमें एक ओपन वे में, एक लिबरल सोसाइटी, एक डाइवर्सिफाइड सोसाइटी में हमें प्रॉस्पर करना है, तो उसके लिए सभी की वैल्यूज़ को हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखो, यहाँ पर बताया जा रहा है कि फ्रेटर्निटी की अगर बात करें तो वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जो यूएसए में जो कैपिटल हिल पे जो अटैक किया गया मॉब के द्वारा, बोले क्या आपको लगता है कि वो कुछ दिनों का ही काम हुआ होगा? नहीं ना, बोले ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, इसमें बहुत टाइम, ऐसा नहीं कि एक झटके में काम हो गया हो। इसमें लोगों के बीच में जो आग है वो लगती रहती है, और वो भी अनसीन वे में। कहने का मतलब कि कोई भी आज काम हो रहा है ना, जो यूएसए में एक इवेंट का हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो उसके पीछे कोई 2-4 दिन या 5 दिन का काम नहीं है, उसमें पिछले 4-5 सालों की पूरी मेहनत है, जिसमें लोगों के मन में 4-5 साल भी क्या, 100 साल ही मान लो, वहाँ पर रेसिस्ट जो इशू है वो लेकर के, मतलब वहाँ की डेमोक्रेसी को बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया, ये कह के कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये जो इलेक्शन हुए हैं, जो बाइडेन जीत के आए हैं, बोले ये स्टोलन थे। कहने का मतलब चुरा लिए गए हैं। तो इस तरीके के मैसेज अगर दिए जाएंगे तो डेमोक्रेसी पे कितना ज़्यादा क्राइसिस आ सकता है, वो हमने देखा अभी 6 जनवरी को। ऐसे ही अगर आप देखोगे, ग्रेट लीडरशिप कब आती है? जब वो फ्रेटर्निटी, भाई बंधुवाद और यूनिटी को प्रमोट करते हैं। तो ये ही मेन इंस्ट्रूमेंट है। इस इंस्ट्रूमेंट पे ही बहुत सारी चीज़ें टिकी रहती हैं एक सिस्टम में, एक सोसाइटी में। जब पार्टीशन चल रहा था ना,
तब महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने बहुत सारे प्रोटेस्टर्स के सामने जाकर के अपनी ज़िंदगी को पूरे खतरे में डाल करके उनको अपनी तरफ से कहा था कि भाई आप इस तरीके से मत लड़ो अलग, इस तरीके से अपने आप को डिवाइड मत करो, ठीक है। बट वही बात है, फ्रेटर्निटी का जो फैब्रिक होता है ना वो बड़ा फ्रेजाइल होता है, बड़ा वीक होता है, क्योंकि डाइवर्सिटी जहाँ पर रहती है ना, वो डाइवर्सिटी कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा भी वहाँ पर अगर फैनेटिसिज्म आ जाती है एक भी पर्टिकुलर सेगमेंट में और सोसाइटी के में, तो वहाँ पर फिर वो गैप्स बनने शुरू हो जाते हैं, तो वो फ्रेजाइल फैब्रिक को कहीं ना कहीं तोड़ देती है। तो वहाँ पर हमें ज़रूरत है कि हम थोड़ा सोच समझ के आगे चलें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं उनको अपहेल्ड करें। लव जिहाद वाला कानून जो ऑलरेडी हम बहुत सारा क्रिटिसिज्म ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस तरीके से कुछ एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को पैसिफाई करने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ इस तरीके के कानूनों की वजह से दो चीज़ें बड़ी निकल के आती हैं, एक तो एक्सक्लूजन, एक होता है फियर। कि एक्सक्लूजन का मतलब कि सोसाइटी से बिल्कुल डिस्कार्ड कर देते हो आप उन लोगों को, अलग ही ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हो, तब वो जो एक्सक्लूड हो जाते हैं ना, माइनॉरिटीज़ के कंसिडरेशन में आ जाते हैं, तो उस केस में फिर उनकी लाइफ और ज़्यादा मिजरेबल हो जाती है। दूसरा, अगर वहीं पर फियर अगर आ जाता है तो वो और भी ज़्यादा डेडलीस्ट हो जाता है, क्योंकि मेजोरिटेरियन रूल का डर अगर किसी के मन में बैठ गया ना, तो वो फिर वहाँ पर प्रॉस्पर नहीं कर पाएगा। तो ये जो चीज़ है ना, इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। राइटर यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि जब एंटी CAA प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो उस टाइम पे लखनऊ एडमिनिस्ट्रेशन ने, मतलब यूपी गवर्नमेंट ने, जो फ़ोटो लगा करके एंटी CAA प्रोटेस्टर को सीधा अटैक किया था, वो चीज़ ठीक बात नहीं थी। आप एक तरीके से ये लिंचिंग कर रहे हो किसी की थॉट प्रोसेस पे। कहने का मतलब आप कह रहे हो कि डू नॉट प्रोटेस्ट अंडर द टेबल, मतलब सारे पूरी इशू में आप देखोगे तो सबलाइमिनल मैसेज क्या था, मतलब छुपा हुआ मैसेज क्या था कि भाई प्रोटेस्ट मत करो, नहीं तुम्हारे ऊपर हम अटैक कर देंगे। इसी तरीके से राइटर बोलना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था उसको मिटाना, जिसमें वहाँ पर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो भी इंस्टीट्यूशंस थे उनसे कोई अप्रूवल नहीं किया, सिंगल साइडेडली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या फिर पार्लियामेंट ने अपनी तरफ से बिल पारित करके और सारा प्रोविज़न जो है जम्मू कश्मीर को रीऑर्गेनाइज करके लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूटी में डिवाइड कर दिया। तो वो भी चीज़ है ना, वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं मेजॉरिटी माइनॉरिटी और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को हमें क्वेश्चन में लाने की बात करती है कि सोचें एक बार फिर, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, अभी फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, तो बोला वहाँ पर जो खालिस्तान वाली प्रॉब्लम आ रही है, लगातार उनको एसोसिएट करने की बात की जा रही है, तो वो भी थोड़ी बहुत गलत है। फिर बाद में जर्मनी में जो नाजीवाद शुरू हुआ था, नाजीज़म, बोले किस तरीके से उन्होंने अपनी तरफ से एक ही नैरेटिव शुरू कर दिया था कि ज्यूज़ जो हैं वो तो इंसान ही नहीं है, ना तो जर्मन है ना वो इंसान है, उनको तो मारो या भगाओ। फिर वो कंसंट्रेशन कैंप्स में ले जा करके उनको मार दिया जाता था या फिर उनको मजबूर करते थे कि भागो तुम। कहने का मतलब ये हो गया कि कुछ लोगों को पैसिफाई करने या ज़्यादातर लोगों को, मेजॉरिटी को पैसिफाई करना, उनको राज़ी करने के लिए आप जो माइनॉरिटी है ना, आप उनको सप्रेस नहीं कर सकते। अगर हमें वाकई में सर्वाइव करना है तो हमें साथ में मिलके आगे चलने की ज़रूरत है। जो एक सेगमेंट यहाँ पे उठाना, एक पॉइंट उठाना चाह रहे हैं, वो है बिग लाई, बड़ा झूठ। उस बड़े झूठ को बहुत ही बढ़िया तरीके से मॉडिफाई करके और लीडर्स जो हैं वो परकोलेट करते हैं और एक मिस इन्फॉर्मेशन का पूरा फ़ायदा उठाते हैं। या आप ये कह सकते हो कि पहले तो आइडियोलॉजिकल इश्यूज़ पे उनको नरेशन प्रोवाइड किया जाता है और फिर उनके दिमागों में, कौन, जनता, जो फॉलोवर्स है उनके, ठीक है, फिर उनके दिमागों में ये सेट कर दिया जाता है कि भाई आइडियोलॉजिकली वो लोग तैयार हैं, तो चलो अब नई चीज़ बूस्ट कर दी जाए। फिर उसके बाद में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके अगेंस्ट में जाना शुरू कर देते हैं। तो वो जो चीज़ है ना, वो बड़ी गलत बात है। राइटर यहाँ पे एक चीज़ बोल रहे हैं कि हमें ज़रूरत है वॉल्स ना बना करके ब्रिज बना करके, चाहे इंटर सोसाइटी या इंट्रा सोसाइटी या इंटर सोसाइटी। जो हमने कल देखा था ना एक सी राजा मोहन का आर्टिकल, जिसमें भी एक चीज़ बोली गई थी कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को भी बहुत ज़्यादा सेटल होने की ज़रूरत है, तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी कोलैबोरेशन आने की ज़रूरत है, नहीं तो डिवाइडेड मल्टीलैटरलिज्म देखने को मिलेगा। वही चीज़ राइटर यहाँ पे हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि ब्रिजेस बनाने की ज़रूरत है, ना कि वॉल्स।
वैक्सीन डिप्लोमेसी है ना, वो और ज़्यादा अच्छे से काम करेगी, बजाय कि हम जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स लेते हैं ना, जैसे मान लो कि हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, इनको प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक बोला जाता है कि हमें ये डर था कि कहीं पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक कर दे। तो बोला इस तरीके की स्ट्राइक्स की बजाय ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम वैक्सीन डिप्लोमेसी को ज़्यादा प्रमोट करें। इस तरीके की सॉफ्ट पावर ज़्यादा इंप्रूव होगी तो रिलेशनशिप अच्छी बनेगी। देखो, अगर इंडियन क्रिकेट टीम की बात की जाए, बहुत शानदार तरीके से एग्जाम्पल को यूज़ किया है, हम भी ऐसे डाइवर्सिटी को यूज़ कर सकते हैं कि जो इंडियन टीम बिल्कुल नई टीम थी, उन्होंने ब्रिस्बेन के गाबा स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया को हराया, तो उसमें देखो कितनी डाइवर्सिफाइड वे में इंडियन टीम को रिप्रेजेंट किया जा रहा था इंडिया के अलग अलग कोने के प्लेयर्स के द्वारा। वहाँ पर आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा हमारी डाइवर्सिटी में यूनिटी थी और जीत हमारी अल्टीमेटली इंडियन टीम की हो पाई। तो अभी ज़रूरत क्या है, यूएसए के एक सेनेटर रहे हैं उन बेन सेस, उनके एक कोट को ध्यान रखें, वो ये कि डोंट लेट द स्क्रीमर हुज मोनेटाइज हेट हैव द फाइनल वर्ड। मतलब जो लोग हेट को बढ़ाना चाहते हैं, ईर्ष्या को या फिर दुश्मनी को बढ़ाना चाह रहे हैं सोसाइटी में, हमारे सिस्टम में, उनके वर्ड्स को फाइनली आउटकम में मत आने दो, उनके वर्ड्स को होल्ड पे रखो। तो हमें ज़रूरत क्या है कि हम डिवाइडेड स्टैंड नहीं करेंगे। वही बात है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। वही बात हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लोग हैं इंडिया के जो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, उनको साथ में लेने की ज़रूरत है। तो ये है रिपब्लिक डे का रेजोल्यूशन। यहीं पर डिस्कशन है ख़त्म। थैंक यू।